खबर आगरा की। आगरा धर्मांतरण मामले में दिल्ली से गिरफ्तार अब्दुल रहमान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुलासे ऐसे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। खुलासे ऐसे हैं कि आप समझ जाएंगे कि धर्मांतरण का एकमात्र एजेंडा हिंदुओं के खिलाफ साजिश है। आज हम दिल्ली से लेकर आगरा तक धर्मांतरण के आका अब्दुल रहमान पर एक सनसनीखेज खुलासा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। देश की सेंट्रल एजेंसी, देश की खुफिया एजेंसी यूपी एटीएस और इसके अलावा कुछ स्टेट की पुलिस अब्दुल रहमान से इस पूरे अवैध धर्मांतरण रैकेट को लेकर पूछताछ कर रही है। कुछ स्टेट पुलिस जल्द अब्दुल रहमान से पूछताछ करने वाली है। लेकिन जिस तरीके से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी दिल्ली के ओल्ड मुस्तफ़ाबाद यानी कि करावल नगर के पास से हुई है, और जानकारी के मुताबिक अगर सुरक्षा एजेंसियों की माने और देश की खुफिया एजेंसी की माने तो अब्दुल रहमान मुस्तफ़ाबाद के उसी घर से अवैध धर्मांतरण का पूरा जो एक रैकेट है वो चला रहा था। साल 2006 में मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि धर्मांतरण के मामले में पहले से ही जेल में बंद है, उसके संपर्क में था और उसके बाद और वहाँ से फिर वो धर्मांतरण का एक पूरा जो रैकेट है वो चला रहा था। यूपी एटीएस को एक टिप आउट मिला था खुफिया एजेंसी के ज़रिए कि दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद के इस घर से धर्मांतरण का एक पूरा रैकेट चल रहा है या बाकायदा वो एक दफ्तर बनाया गया है। हालांकि रविवार के दिन यूपी एटीएस ने अब्दुल रहमान को वहां से गिरफ्तार कर लिया और उसके बेटे को हिरासत में लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे रैकेट के मामले में मुस्तफ़ाबाद के उस घर से एक लड़की को भी बरामद किया गया है, जो बताया गया है कि अवैध धर्मांतरण का जो एक पूरा रैकेट चल रहा था, इस लड़की को भी बहला फुसलाकर ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराया गया। लेकिन अब इस लड़की, हालांकि इसका मामला, ये लड़की जो है वो हरियाणा से जुड़ी हुई है, हरियाणा से वो लापता थी, यहाँ तक कैसे पहुँची और इस पूरे रैकेट में कितने लोग शामिल हैं। क्योंकि अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा से आयशा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कुल दिल्ली के अलावा 6 ऐसे स्टेट हैं जिनमें से कुल अब्दुल रहमान को लेकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस को ये जानकारी तब मिली थी यूपी पुलिस को जब एक लड़की जो कि लापता थी, उसके बाद जब उसने अपने आर्म्स के साथ जब सोशल मीडिया पर अपने एक तस्वीर को जब उसने पोस्ट किया तो उसके बाद पता चला कि ये लड़की लापता थी। आखिर इसने पोस्ट कहाँ से डाला है और इसके पास हथियार कैसे आया। जब यूपी एटीएस, आगरा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटती है तो एक पूरा धर्मांतरण का जो रैकेट है वो सामने आता है, जिसका मास्टरमाइंड अब तक अब्दुल रहमान बताया जा रहा है। अब्दुल रहमान के कई रिलेटिव जो हैं वो इस वक्त विदेश में हैं। उसका एक भतीजा कनाडा में है, तो कुछ और जानकार जो हैं वो देश के जो विदेश के दूसरे देशों में हैं, जहां से ये ऐसा इनपुट है कि वहां से फंडिंग भी की जा रही है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले की जो जांच है यूपी पुलिस, यूपी एटीएस कर रही है और देश की खुफिया एजेंसी भी इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाई हुई है। और देश की सेंट्रल एजेंसी एनआई की बात करें तो वो अभी इस पूरे मामले को लेकर अपनी इनपुट को डेवलप कर रही है। हालांकि अभी एनआई इस मामले की जांच में नहीं जुटी है, लेकिन वो पैरेलल इस पूरे मामले को डेवलप कर रही है, क्योंकि मामला विदेश से फंडिंग से जुड़ा हुआ है, एक पूरे धर्मांतरण के बड़े रैकेट से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर बाबा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब्दुल रहमान जो कि गिरफ्तार हुआ है दिल्ली से, अब तक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और कई लोगों को अब तक वो धर्मांतरण करा चुका। ब्रेन वॉश की जो एक पूरा एक फैक्ट्री था वो अपने दिल्ली के इसी मुस्तफ़ाबाद के इसी मकान में, जहां पर उसने किराए पे लिया था, जिसे इस वक्त यूपी एटीएस ने ताला लगा दिया है। और वहाँ से कई किताबें मिली हैं, जिसमें से मौलाना कलीम सिद्दीकी, इसके अलावा कई और जो चीज़ें हैं वहाँ से वो यूपी एटीएस को मिला है। इस मामले में अब हरियाणा पुलिस, इसके अलावा राजस्थान पुलिस और जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ की भी पुलिस जल्द जो अब्दुल रहमान से पूछताछ करेगी। लेकिन इस रैकेट को लेकर अब जो है यूपी एटीएस इस पूरे नेक्सस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई ऐसी लापता लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं जिनका कनेक्शन इस अब्दुल रहमान से जुड़ा हुआ है।
तो ऐसे में क्या इस तरह के लड़कियों को या धर्मांतरण जो कराया जाता था ब्रेन वॉश करा के, क्या इसमें एक नेक्सस के तौर पर और लोगों को भी शामिल किया गया था? कौन कौन लोग थे, किस तरीके से इस पूरे धर्मांतरण के हैंडलर्स के तौर पर काम कर रहे थे, इसको लेकर अब जांच जारी है। उधर अब्दुल रहमान को दिल्ली के करावल नगर से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर अब्दुल रहमान रहता था। वहां से संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। साल 1990 में महेंद्रपाल जौदान नाम से कन्वर्ट होकर अब्दुल रहमान बना शख्स धर्मांतरण का एक ऐसा काला खेल खेल रहा था जिसमें कई लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया था। और ये धर्मांतरण का जो खेल है, जानकारी के मुताबिक जब एटीएस ने उत्तर प्रदेश आगरा से दिल्ली के दयालपुर थाना इलाके के इसी मकान में से जब अब्दुल रहमान को ले गई, तो उसके बाद यहाँ के तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारी हासिल हुई। इस वक्त तमाम लोग हैं यहाँ पर जो लोगों को इस बात से नाराज़गी है कि जिस तरीके से एक धर्मांतरण का पूरा काला खेल चल रहा था, जिसको लेकर लोगों में नाराज़गी है कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही थी। हालांकि इस वक्त लोगों के मुताबिक यहाँ पर इस वक्त घर में कोई नहीं है। कल तक लोग इस वक्त घर में थे, लेकिन उसके बाद बताया गया है कि यहाँ से पुलिस के बीच उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर घर को सील कर दिया गया है और इस घर को तकरीबन जानकारी के मुताबिक यहाँ जैसे लोग बता रहे हैं कि करीब 3 साल पहले एक डीलर के ज़रिए इस मकान को लिया गया था। उसके बाद वो लोग यहाँ से रह रहे थे। अगर हम जांच की बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एटीएस अब इस पूरे मामले में यहाँ से कई किताबें, कई डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा कई ऐसे आपत्तिजनक चीज़ें जो कि एक एविडेंस के तौर पर यहाँ से कलेक्ट किया है। जो यहाँ से जो किताबें या जो चीज़ें थी वो किस तरीके से धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं एविडेंस को वो पूरा करता है। इस पूरे मामले में अब इस वक्त दयालपुर के जो लोग हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोगों को यहाँ पे नाराज़गी है और जिस तरीके से पूरा काला खेल चल रहा था, लोगों का साफ यही कहना है कि इस पूरे मामले में एक्शन होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये घर पूरी तरीके से सील है और अभी जो है एनआईए जो इस पूरे मामले की पैरेलल जांच कर रही है, देश की सेंट्रल जांच एजेंसी, और साथ ही यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फ़िलहाल अब जो है यहाँ पर इस पूरे मामले में अब तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, गोवा की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें और कुछ और ऐसे स्टेट हैं जहां से कुल मिलाकर 10 से ज़्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल जो यूपी एटीएस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लोगों में खासा नाराज़गी है। लेकिन जिस तरीके से अब्दुल रहमान का पूरा परिवार यहाँ पे रह रहा था, अब्दुल रहमान साल 1990 में जो अभी तक जांच में सामने आया कि महेंद्रपाल जौदान नाम से था और उसकी पत्नी और उसकी जो फैमिली के जो लोग थे वो इसी घर में रह रहे थे। लेकिन जब यूपी एटीएस ने उन 2 बहनों के जब सोशल मीडिया के पोस्ट जब सामने आया, उसके बाद ये पूरा जो धर्मांतरण का खेल है वो सामने आया। हालांकि अगर हम बात करें इसकी जो छांगुर बाबा की, तो छांगुर बाबा और महेंद्रपाल की जो मामला है वो कहीं ना कहीं आपस में दोनों अलग है। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा काला खेल चल रहा था, उसमें अब देश की सेंट्रल एजेंसी की भी एंट्री हो गई है और वो इस पूरे मामले में इस मामले की पैरेलल जाँच कर रही है। अब्दुल रहमान दयालपुर के इसी इलाके में, इसी मकान में रह रहा था। यहाँ पर मेरे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अब्दुल रहमान का नाम सामने आया, धर्मांतरण का जो एक पूरा काला खेल चल रहा था, यूपी एटीएस यहाँ पर आई, क्या आप लोगों को पहले से पता था या यूपी एटीएस या जब ये चीज़ें सामने आई तब आप लोगों को पता चला? जब पहले से कुछ नहीं इंक्वायरी थी इस चीज़ के बारे में, जब बाद में पता चला ये ऐसे ऐसे है तो उसे तो ले ही जा चुकी थी पुलिस। फिर मीडिया वाले भी आए, पुलिस वाले भी आए, यहाँ पर मीडिया दोबारा भी आए यहाँ पर और 3 दिन से रेगुलर आ ही रहे हैं और इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। नीचे गोदाम चलता है, गोदाम अलग है, गोदाम दूसरे को किराए पे दे रखा, ऊपर रेंट पे एक ही फैमिली को पूरा मकान दे रखा। उस फैमिली के अंदर 60-70 बंदे। और हमने एक बार पूछी भी थी यहाँ पर कैसे किस लिए आए जे, तो कह रहे शादी है। अगर शादी भी होती यहाँ पर तो शादी होती तो कुछ यहाँ पर बारात या कुछ तो दूल्हा बूल्हा इनके चलते कुछ नहीं था। जे धर्म परिवर्तन करते थे, यहाँ को रात को गाड़ियाँ आती थी, ऑटो आता था, ऑटो में से लेडीसें उतरती थी रात को 12-1 बजे 2 बजे इस टाइम आते थे पूरे। और ये नहीं छोटे छोटे सूटकेस भी लेके आते हो, बड़े बड़े सूटकेस थे। परसों शाम की बात है, परसों शाम को
जब एटीएस ने छापा मारा, उनकी स्टाफ आया, यहाँ से 2 गाड़ी आई थी, दोनों गाड़ियों में इतनी कागजात, इतनी किताबें थी, उसको कह नहीं सकते थे क्या क्या कागज है उसके अंदर। कई डॉक्यूमेंट्स को, कई ऐसे डिजिटल एविडेंस को यहाँ से एटीएस लेके गई है। क्या आप लोगों से ये परिवार आपस में मेलजोल था या मिलना जुलना? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी किसी से बात ही नहीं करते थे। सीधे आते, सीधे घर में घुस जाते थे, सीधे घर में घुसे, निकले, बड़े, ऐसे होता था। और जैसे सब आपसी में बात करते हैं कि कौन है, क्या है, तो कह रहे कि कोई कहे बम्बई से घूमने आए, कोई कहीं से घूमने आए, ऐसे बोलते थे ये। और यहाँ से काम होता, कानों कान पता नहीं चला हम लोगों को, है। हम भी तो यहीं रहते हैं या गली में। हमने अब ये जब चीजें सामने आई है, जब ये पूरा खेल पता चला है, अब यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है, हमें सुरक्षा चाहिए अपनी, है ना। और जो डीलर है और जो मकान जो खरीद रहे है ना, जो डीलर है, जो इन पर कंट्रोल करना चाहिए। क्यों ये भाई 12 बजे ऐसा हुआ, जब ये सब चली गई हैं, लेडीज वगैरह चली गई हैं, तो बाद में 2 पुलिस वाले साथ में थे, टम्पू लगा दिया, आके गाड़ी भरने के लिए आए थे। 3 टम्पू यहाँ पे आए हैं और गाड़ी नहीं, अब जो बाद में 12 बजे आए, 12 बजे 2 आए पुलिस वाले और उनके साथ में सामान भरने के लिए आ गए। जब भरने के लिए आ गए, हम कहने लगे भाई सामान क्यों ले जा रहे हो, लेडीज तो तुमने निकाल दी, तो अब तुम सामान क्यों ले जा रहे हो, सामान तो कल लेके जाना, अब क्यों लेके जा रहे हो। कहने लगे नहीं हम अब ले जाएंगे। भाई सारे गली वाले हम इकट्ठे हुए, गली वालों ने हमने वो पुलिस वालों को भी भगा दिया और वो टेम्पो वालों को भी भगा दिया, हमने सामान नहीं भरने दिया। आप लोग यहीं पे रहती हैं इसी आसपास? ये जब ये पूरा मामला, अच्छा, हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कभी इस तरह का आप लोगों को लगा इस बीच, जब ये मामला अरेस्ट होने से पहले? नहीं, इस चीज़ का तो हमें पहले से पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये बंदे जागते थे, ये बंदे रातों को आते थे, यहाँ पे खड़े हुए हैं। पूरी रात जागते थे, पूरी रात। मेरा घर सामने पड़ता है, खिड़की से दिखता है, पूरी रात लाइट जलती थी, पूरी रात। लाइट भी बड़ी वाली हंडा जलता है पूरी रात। मतलब एक मूवमेंट, जैसे भाई साहब बता रहे कि कई गाड़ियाँ आती थी, कई ऑटो आते थे, लोग उतरते थे। तो खैर मुझे नहीं दिखता, मुझे उस गली से पता चलता कि मेरा सामने खिड़की पड़ती है, पूरी रात लाइट जलती थी। 2 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बजे, जिस टाइम भी आँख खुले। घर को सील कर दिया गया है यहाँ पर एटीएस की तरफ। सील नहीं हुआ, सभी लोग कह रहे हैं कि सील नहीं हुआ। ही नहीं अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हम चाहते हैं बुलडोजर की मांग। पन्नी बंदी हुई है, सील नहीं है, सील नहीं। अगर हम यहाँ कुछ नहीं चाहते, अपनी सुरक्षा चाहते हैं और इस मकान पे बिल्डोजर चलना चाहिए, बस। और कबाड़े का काम नहीं चाहते। देखिए सर, आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी है जो यहाँ से जीती है, उसका एक भी जनप्रतिनिधि यहाँ पब्लिक को सांत्वना देने के लिए नहीं खड़ा।